Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स देखते हैं कैसे होते हैं नॉन मेटल्स. Physical properties of non-metals. When properties of non-metals are considered, it is found that some non-metals are in solid state, while some are in gaseous state. Exception is the non-metal bromine, which exists in liquid state. ओके, सो नॉर्मली ऑल मेटल्स आर, अभी ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना, आप लोग ये वर्ड याद रखोगे दिमाग में. आपको एक क्वेश्चन आने वाला है, या फिर अगर आप 9th स्टैंडर्ड में हो, 8th स्टैंडर्ड में हो, 10th स्टैंडर्ड में हो, ये क्वेश्चन आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. तो आप लोग क्या बोलोगे? नॉन मेटल्स आर यूजुअली इन सॉलिड स्टेट, सम आर इन गैसियस स्टेट. ओके, बस एक नॉन मेटल है विच इज इन लिक्विड स्टेट एंड दैट इज ब्रोमीन. ओके, याद रखना है आपको. एक्सेप्शन याद रखोगे तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग सब में याद आ जाएगा. ओके, ब्रोमीन विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, बाकी सब गैस में है या फिर सॉलिड में है. फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग ने कर लिया नॉन मेटल्स की. Is that understood? Non-metals do not possess luster, but iodine is the exception as its crystals are shiny. Okay, then second property is luster. Luster मतलब क्या होता है? आप लोगों को luster से क्या समझ में आता है स्टूडेंट्स? हो आप लोग यहाँ पे, everyone is here watching my video, then tell me luster से आपको क्या समझ में आता है? luster से मुझे क्या समझ में आता है पता है? shiny, lustrous, shiny समझ में आ रहा है? that you are looking so lustrous today, ऐसे भी बोलते पता है आप लोग को. और that thing is so lustrous man, ऐसे बोलते ना, मतलब क्या? shiny. समझ में आ रहा है? तो यूजुअली नॉन मेटल शाइनी नहीं होते हैं और मेटल्स शाइनी होते हैं. ये मेटल है, आपको शाइनी दिख रहा है, ये शाइनी है. समझ में आ रहा है आप लोग को? ये जो वॉल है आपके पास, वुड है, वो शाइनी है नहीं है. ओके, सारे नॉन मेटल्स यूजुअली नॉन लस्ट्रस होते हैं, शाइनी नहीं होते हैं, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग विच इज आयोडीन. आयोडीन नॉर्मली शाइनी होता है. किसी ने आयोडीन देखा है? लस्टर यानी क्या? शाइन. ओके, यस. ओके, समझ में आ रहा है? सो आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस, which is shiny. Understanding? Okay. तो दो फिजिकल प्रॉपर्टी समझी. Non-metals are not hard. Diamond, which is an allotrope. नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड. अभी सब में एक एक एक्सेप्शन देखने मिला हम लोग को. यस, मर्क्यूरी इज अ मेटल विच इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर. बट अभी हम लोग नॉन मेटल की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोग ने अभी तक मर्क्यूरी नहीं यूज किया. ओके, नाउ सेकंड इज नॉन मेटल इज नॉट हार्ड. अब तुम दीवार तोड़ोगे तो वो टूट जाएगी ऑब्वियसली. अगर मैं टेबल तोड़ती हूँ तो वो भी टूट जाएगा. बट अगर मैं कोई मेटल को ट्राई करती हूँ तोड़ना तो वो नहीं टूटता. पता है, ऐसा पाउडर बन जाता है क्या टूट के? टेल मी, कोई मेटल को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो वो पाउडर बन जाता है क्या टूट के? नहीं. ठीक है, तो मेटल्स हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं. समझ में आ रहा है आप लोग को? नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, मेटल्स आर हार्ड. अब नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन है. डायमंड को हम लोग मेटल नहीं कंसिडर करते. पता है आप लोग को? डायमंड इज नॉट अ मेटल. ठीक है, वो शाइनी है, वो हार्ड है, बट वो मेटल नहीं है, वो एक नॉन मेटल है. ठीक है, डायमंड को हम लोग एलोट्रोप, सबने कार्बन कंपाउंड्स पढ़ा है स्टूडेंट्स? टेल मी, एवरीवन हैव स्टडीड अबाउट कार्बन कंपाउंड्स. ओके, उसमें हम लोग ने डायमंड के पूरे प्रॉपर्टीज पढ़े हैं. एलोट्रोप ऑफ कार्बन कौन से है? डायमंड, ग्राफाइट, फ्यूलिडीन. ओके, उसमें से एक डायमंड है ना. ओके, सो इट इज अ नॉन मेटल विच इज ओनली नॉन मेटल विच इज वेरी हार्ड. इनफैक्ट इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन इन मतलब इन दिस वर्ल्ड. समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा हार्ड डायमंड को मानते हैं पूरे वर्ल्ड में. Group of carbon is the exception. Yes, it is non-metal. Diamond is the hardest natural substance. Did you know that? देखो, did you know that diamond is the hardest natural substance? Non-metals have low melting and boiling points. Okay. बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं सबको पता है आप लोग को? ऑब्वियसली बॉयल होने के लिए कम टेम्परेचर लग रहा है, मेल्ट होने के लिए कम टेम्परेचर लग रहा है, तो इसको बोलेंगे लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ऑब्वियसली अगर मुझे कोई मेटल को मेल्ट करना है तो आप लोग इमेजिन करो कितना टाइम लगेगा मेटल को मेल्ट करने के लिए, है ना? क्योंकि वो मेटल है. समझ में आ रहा है ना आप लोग को? अब यहाँ पे कोई भी मेटल से हम लोग कॉपर, ये नेल, आयरन नेल आता है ना, आयरन नेल अगर आप लोग ने डाल दिया और उसको मेल्ट करने बैटरी टेम्परेचर मस्त गैस फास्ट करके होने वाला है कि वो जल्दी पिघलने वाला है? नहीं पिघलेगा जल्दी. समझ में आ रहा है? तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट सब लो है. ठीक है, और मेटल्स की कैसी है? हाई है. बहुत टाइम लगेगा उसको पिघलने के लिए. नॉन मेटल्स फट से पिघल जाएंगे. ओके, Bad conductors of electricity and
ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यस वाटर को बॉईल करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये 5-6 प्रॉपर्टीज ही आपको याद रखने हैं, नॉट मोर देन दैट। ओके, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे टेबल को गर्म कर रही हूँ, ठीक है, तो ऐसा है कि मेरा पूरा टेबल गर्म हो जाएगा, वहां से भी अगर मैं हाथ लगाऊंगी तो झटका लगेगा? नहीं, वो टेबल इलेक्ट्रिसिटी या आई मीन हीट को आगे पास ही नहीं करेगा। और अगर मैं ये इसको, ठीक है, इसको गैस पे रख दी तो क्या हो जाएगा पता है ना आप लोगों को? पूरा गर्म हो जाएगा, अगर मैंने पकड़ लिया तो झटका लग जाएगा। तो मेटल फट से हीट हो जाते हैं और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और गुड मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। और अभी इलेक्ट्रिसिटी का भी सेम है, नॉन मेटल से इलेक्ट्रिसिटी। अब ये वॉल है, इससे मुझे शॉक लगेगा कि आपके आसपास जो वॉल है, वुड है, प्लास्टिक है, उसमें शॉक लगेगा कि नहीं? लेकिन कोई मेटल की चीज तो आप लोग डरोगे ना हाथ लगाने के लिए अगर उसमें करंट है तो, ठीक है, क्योंकि वो फट से हीट कंडक्ट करती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है और मेरी नॉन मेटल नहीं करती है। इज दैट अंडरस्टूड? इट्स ओके तनिष्का, अभी अटेंड कर सकते हो। विक्रांत, थोड़ा लेट हो गए आप लोग बट नो प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है आप लोग को? सो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, मेटल्स आर गुड। तो अभी मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स नहीं बताऊंगी, वो तो आप लोग को समझ जाना चाहिए क्योंकि मैंने दोनों का कंपेयर करके बताई हूँ आप लोग। Graphite, an allotrope of carbon, is an exception as it is a good conductor of electricity. मैं आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, ठीक है? कितने यहाँ पे अभी अटेंड कर रहे थे और कितने एक्टिव थे अभी मुझे बताओ। मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी कि अगर सारे नॉन मेटल शाइनी नहीं होते हैं तो विच इज द एक्सेप्शन नॉन मेटल विच इज शाइनी? तो फिर आप लोग मुझे आंसर दोगे विच इज द एक्सेप्शनल नॉन मेटल विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से? ग्राफाइट, ठीक है, ग्राफाइट और कार्बन, ये दोनों सॉरी ग्राफाइट और डायमंड, ये दोनों कार्बन के एलोट्रोप है, ठीक है। इन लोग कार्बन ही है, बस इन लोग अलग अलग उनका कन्फर्मेशन अलग है, उन लोग का स्ट्रक्चर अलग है, समझ में आ रहा है? बट है कार्बन से ही बना। क्या? डायमंड और ग्राफाइट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब ये जो ग्राफाइट है वो नॉन मेटल, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल तो मेरा ग्राफाइट भी नॉन मेटल है, समझ में आ रहा है? और वो नॉन मेटल होने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हम लोग बहुत जगह ग्राफाइट एनोड कैथोड के बारे में पढ़ा आप लोग ने। एनोड और कैथोड ग्राफाइट के यूज करते हैं और कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए हम लोग ग्राफाइट का यूज करते हैं। तो ग्राफाइट हमारा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और बाकी सारे नॉन मेटल्स नहीं करते हैं, सिर्फ ग्राफाइट करता है। प्लास्टिक है, अगर उसको मैंने 2 वायर डाल के वो सेल में ज्वाइन कर दिया तो आपको लगता है प्लास्टिक से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? नहीं होगी। उसकी जगह आप लोग ग्राफाइट रखते हो ना। ग्राफाइट अगर नॉर्मली आप लोग ढूंढने जाओगे तो आपको पेंसिल के लेड में मिल जाएगा। पेंसिल का लेड है और उसके पास से अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करना स्टार्ट करोगे ना तो वो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो ग्राफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। बाकी सारे नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। इज दैट अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो हम लोग ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स देखा, अभी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देखेंगे, नॉन मेटल्स नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स से आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स भी समझ में आया रहेगा। ओके, जब लेक्चर एंड होगा तो लाइव चैट मत हटाया करो, वो अपने आप हट जाता है, आई थिंक सो, मुझे पता नहीं है। ओके, तो सब लोग है यहाँ पे, सबको समझा? मैंने इतना क्या समझा है आप लोग को? इज दैट अंडरस्टूड? ओके, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बट हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? मेटलर्जी ना। तो व्हाट इज मेटलर्जी? यस, इट इज इन पेंसिल ओनली। Metallurgy. गुड विश्वनाथ। In this chapter, we shall learn some important topics like physical properties of metals, अभी देखा हम physical लोग ने properties of non-metals, chemical properties of metals, reactivity series of metals, chemical properties of non-metals, ionic compounds, metallurgy, various concepts. Let's study these topics. इसमें से मैं आप लोग को ज्यादा क्या सिखाने पता है? मैंने आप लोग को एक डेफिनेशन दे दिया ये सबका, ठीक है। अब मैं आपको मेन क्या सिखाने वाली हूँ पता है आप लोग को? मेटलर्जी। ओके, ये सब छोटा छोटा बताऊंगी और इससे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे बिकॉज आवर चैप्टर इज ऑल अबाउट मेटलर्जी। सो वी विल स्टडी मेटलर्जी इन डिटेल और ये सब तो आप लोग ने पहले पढ़ा है। टेल मी मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ा है। रिएक्टिविटी सीरीज शायद से आपने नहीं पढ़ा है। हाँ, आप 8th स्टैंडर्ड में हो इसलिए आप लिंक कैसे कर पाओगे, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज आपने शायद नहीं पढ़ा है, मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी। ओके,
तो यस, केमिकल प्रॉपर्टीज आपको देखना है। यस, ग्रामर क्लास होगा ना, क्यों नहीं होगा। क्या बताओ मुझे, चलो आप लोग बताओ इसमें से क्या आप लोग को ऐसा लगता है कि मुझे बताना चाहिए। मेटलर्जी कहाँ पे है इधर, 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पे, अरे बाप रे, इतने सारे पॉइंट्स और है। यस, ग्रामर होगा ना, अभी बहुत सारे लेक्चर्स हो गए ग्रामर के। नाउ 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आपके हिसाब से मुझे बताओ, मुझे इसमें से क्या लेना चाहिए। टेल मी द टॉपिक, सब टॉपिक विच यू वांट मी टू टीच। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल बताओ, प्रॉपर्टी मैंने बता दिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी भी बताओ मेटल की। मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ, रिएक्शन ऑफ मेटल्स बताओ। आयोनिक कंपाउंड, एवरीथिंग आई कांट, बिकॉज ये ऑलरेडी हो चुका है। मैं आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी मैंने किधर लिया है ये सब, ठीक है। तो मुझे लगता है ये 2 न्यू है। अभी ये देखो, रिएक्शन मैं आप लोगों को एक बार डिटेल बता देती हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल मैंने बता दिया, एट द सेम टाइम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स भी मैं आप लोगों को बताते जा रही थी। केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज ये आप लोग ने एक चैप्टर में किया है। ओके, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, ठीक है, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा ये सब बताना है आप लोग को, ये आप लोग ने किया है शायद से। चलो एक बार शॉर्ट में डायरेक्ट हम लोग आंसर देते हैं। metals with water. डायरेक्ट रिएक्शन पे आते हैं। H2O. देखो फॉर एग्जाम्पल ये कोई मेटल है, सोडियम एक मेटल है, सबको पता है ना, आपको पता है सोडियम, पोटेशियम। अच्छा एक मिनट, आप लोग ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर पढ़ा है। टेल मी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा है ना, उसमें आप लोग ने देखे थे बहुत रिएक्टिव चीजें हम लोग ने पहले प्लेस किए थे, सोडियम, लिथियम, ये सब, ये जो मेटल्स थे ये सब हम लोग ने ऊपर प्लेस करते हैं और फिर रिएक्टिविटी कम होती रहती है मेटल्स की, ठीक है। तो रिएक्टिविटी का चार्ट आप लोग को भी आगे बताने वाली हूँ, चाहिए तो आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, मतलब कौन सा मेटल बहुत रिएक्टिव है और कौन सा मेटल एकदम कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो उसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव में सोडियम और पोटेशियम आते हैं। क्यों? अगर मैं ये मेटल्स को नॉर्मली ऐसा रखती भी हूँ ना रूम टेम्परेचर पे, तो ऐसे ना क्या होता है पता है, रिएक्ट करते हैं और थोड़ा सा भी पानी लगा तो ये लोग बर्स्ट हो जाते हैं, देखो ऐसा आग पकड़ लेते हैं, इन्फ्लेमेबल है, ठीक है। और ये सोडियम और पोटेशियम दोनों देखो कैसे पानी की वजह से एकदम बर्न होने लगते हैं। नॉर्मल ना पानी में कोई मेटल बर्न कर रहा है, समझ में आ रहा है। अभी ये मेटल है, अगर मैं इसको पानी में डाल दूंगी तो ये बर्न होने लगेगा क्या? नहीं, पर वो एक ऐसा मेटल है, सोडियम, पोटेशियम, ये सब ऐसे हाईली रिएक्टिव मेटल है कि लोग फट से रिएक्ट करते हैं। किससे? ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करते हैं, वाटर से भी रिएक्ट करते हैं, सबसे रिएक्ट करते हैं ये लोग, ठीक है। तो इन लोग का केमिकल फॉर्मूला क्या है? सोडियम का हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो चलो सोडियम का एग्जांपल लिखते हैं, इसकी जगह पोटेशियम का भी मैं आप लोग को बता दूंगी। ओके, Yes, they are hard except for sodium। हाँ, ये एक होगी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, जो अभी EM स्टडी क्लासेस ने बताया, मेटल्स आर मोस्टली हार्ड। यूजुअली मेटल्स कैसे रहते हैं आप लोगों को तो पता है ना, कितने हार्ड रहते हैं मेटल्स, आसानी से टूट सकते हैं क्या? नहीं, पर ये जो सोडियम और पोटेशियम मैंने अभी बताया ना, ये बहुत हाईली रिएक्टिव भी है, प्लस इनको सॉफ्ट मेटल्स भी बोल सकते हैं। इसको यूजुअली आप लोग कट भी कर सकते हो, समझ में ना, ऐसे मेटल्स इनको आराम से कट कर सकते हो, सॉफ्ट होते हैं ये, ठीक है। बट हम लोग इसको नेकेड हाथ ऐसे नहीं लगा सकते, समझ में आ रहा है। आप लोगों को ग्लव्स पहनना पड़ेगा आपको और पानी से दूर रखना पड़ेगा। तो देखो अगर ये सोडियम है, ठीक है, और ये वाटर के साथ हम लोग क्या देख रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। तो ये एक मेटल है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ये जो है ना H2O का एक OH, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा और वो बन जाएगा NaOH, ठीक है। क्या बन जाएगा? NaOH। अगर वाटर को आप लोग स्प्लिट करते हो तो कौन से 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे स्टूडेंट्स? H प्लस और OH माइनस। इतना तो पता है आप लोग को। इसको बोलते हैं डिसोसिएशन ऑफ वाटर। जब वाटर डिसोसिएट होता है, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन में वाटर डिसोसिएट होगा तो H2O से मुझे 2 आयन्स मिलेंगे, एक H प्लस और एक OH माइनस, ठीक है। और H प्लस OH माइनस मिला के H2O हो गया ना, ठीक है। तो H प्लस OH माइनस मिला के H2 होता है, तो वो जो OH है ना वो इसके साथ जाएगा और वो जो H, एक यहाँ का H बचा है ना, वो H2 गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं ध्यान में रह रहा है मैं आप लोगों को क्या बोल रही हूँ, तो सिर्फ इतना ध्यान में रखो, यस, ऑल मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, और देखते हैं कैसा रिएक्ट करता है, उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल बस इतना याद रखो आप लोग, यहाँ पे एक सोडियम है, यहाँ पे पोटेशियम है, ये वाटर, और ऊपर दिख रहा है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस दिख रही है आप लोगों को। तो आपको इतना तो याद है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाली है और हीट रिलीज होने वाली है, दिख रहा है ना, फायर कैच किया है।
तो ऐसा याद रखना है, सोडियम प्लस H2O विल गिव मी NaOH प्लस H2 गैस विल बी रिलीज प्लस हीट विल बी रिलीज। समझा? सेम फॉर पोटेशियम, अगर सोडियम की जगह मैंने पोटेशियम ले लिया ये वाला, और पोटेशियम का केमिकल फॉर्मूला क्या है K, तो यहाँ पे आ जाएगा K, यहाँ पे H2O तो H2O ही रहेगा क्योंकि K इज रिएक्टिंग विद H2O। क्या मिलेगा? NaOH की जगह क्या मिलेगा? स्टूडेंट्स टेल मी, मैं नहीं बताऊंगी अभी। NaOH की जगह क्या मिलेगा? टेल मी। NaOH की जगह मिलेगा KOH, एम आई राइट? है ना, Na यहाँ पे सोडियम था ना, अभी हम लोग ने उसको रिप्लेस कर दिया K से, तो NaOH की जगह क्या मिलेगा? KOH, और H2 तो यहाँ भी रिलीज हो रहा है सेम, और हीट भी यहाँ भी रिलीज हो रही है, सिर्फ क्या बदल रहा है? ये मेटल बदल रहा है, ठीक है? तो दिस वी आर स्टडिंग रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, C. डायरेक्ट आएंगे। Aluminium, which is more reactive than zinc, which is more reactive? Fierce plus इतना समझ में आ रहा है? यस, वेरी गुड। वैशाली ने बहुत अच्छा आंसर दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विल बी फॉर्म्ड। गुड 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 गुड। ओके, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन देख रहे हैं ना हम लोग, तो ऑक्सीजन, एक मिनट, ये ऑक्सीजन के साथ नहीं किया इन लोग ने। iron or zinc are treated with dilute sulfuric or hydrochloric यहाँ पे लोग ने एसिड के साथ किया है, किसके साथ? सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किया है, ठीक है? कैसे देखो फिर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, हाइड्रो मतलब H, क्लोरिक मतलब Cl, HCl, तो मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो जैसे मैंने बताया था वाटर का डिसोसिएशन कैसे हो रहा था? H प्लस और OH माइनस आयन में, तो इसमें भी ऐसे ही कुछ होगा, H प्लस और यहाँ पे OH तो नहीं है, Cl माइनस होगा, H प्लस और Cl माइनस आयन होंगे, ठीक है? तो वो Cl जो है वो Mg के साथ जाएंगे बिकॉज दे आर Cl माइनस, ठीक है? माइनस वाले प्लस के साथ जाएंगे ना, आप सबको पता है Mg का क्या बनेगा? MgCl2, ठीक है? प्लस ये जो 2H है ना, ये रिलीज हो जाएगा, मतलब इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाली है। किसमें? रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। solid plus 6H और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं एल्यूमिनियम, ये मैग्नीशियम रिप्लेस हो गया एल्यूमिनियम से, HCl ही है, ओके? तो ये AlCl3 बना प्लस H2 रिलीज हुआ। अब ये जो बैलेंसिंग है, इट इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक जो मैं आप लोग को पता है ना, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन आपको है ना, देखो यहाँ पे ये जो है ना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें आप लोग को बैलेंसिंग सिखाया है ये वाले चैप्टर में। ये देखो, ये बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन दिख रहा है आप लोग को, समझा? तो उसमें आप लोग को समझेगा वो क्यों AlCl3 आया या फिर क्यों ऐसा आया, समझ में आ रहा है? C plus 2HCl तो हम लोग सिर्फ HCl के साथ रिएक्शन देखेंगे, फिर नाइट्रिक एसिड के साथ देखेंगे, फिर मतलब ये सब आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के टेक्स्ट बुक मैंने एक बता दिया ना, अभी आप लोग को समझ रहा है ना आप लोग को क्या करना है, ठीक है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स नहीं देखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट आप लोग ने क्या बोला? आयनिक कंपाउंड देखना है आप लोग को। तो पहले तो मैं आप लोग को बता देती हूँ एक बेसिक डेफिनेशन, व्हाट इज आयनिक कंपाउंड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, ओके? एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम दिस होम रिवाइज, ओके? आयंस किसको बोलते हैं? जैसे मैंने आपको बोला वो HCl था, पता है? अभी जैसे मैंने आपको बोला, तो वो गुड इवनिंग, तो वो अगर दो पार्ट में अगर हम लोग उसको आयंस बनाते हैं तो H प्लस और Cl माइनस आयंस है उसमें। कौन से आयंस है? H प्लस और Cl माइनस। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एटम है, ठीक है? यू नो दैट, अरे वाह अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एटम है, अगर मैंने ले लिया सोडियम एटम, क्या ले लिया? सोडियम एटम, ओके? सोडियम एटम, और यहाँ पे है क्लोरीन एटम, क्या है? सोडियम एटम और क्लोरीन एटम, ओके? अब क्लोरीन एटम को ना सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी। आपको पता है एटम्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है? सोडियम को क्लोरीन को सोडियम से एक एटम की जरूरत पड़ी, आई मीन एक एटम देने की जरूरत पड़ी उसको, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा एटम थे फॉर एग्जाम्पल। तो उसने क्या किया पता है? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, किसको? सोडियम को, ठीक है? सोडियम के पास क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन, नहीं वेट, ऐसा नहीं बता सकती मैं इसको। सोडियम है और क्लोरीन है, ठीक है? ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, और क्या बनेगा पहले ये बताओ मुझे, ठीक है? मैं डायरेक्ट एकदम हाई जंप करूंगी, आपको नहीं समझेगा। सोडियम है और क्लोरीन एटम है, दो एटम है, ठीक है? और ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, तो क्या बनेगा मुझे बताओ? ये आप लोग ने पढ़ा है, टेल मी।
सोडियम और क्लोरीन दो एटम है, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? एनी आंसर्स? क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा, राइट? सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। अब एक्ट करने के लिए इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यस वेरी गुड, हाँ मुझे आंसर आया बट वो शायद नेट स्लो था। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस इज कॉल्ड एनायनिक। यस, ये आपका डेफिनेशन हो गया सूरज, बट इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। मे बी आपको समझ रहा होगा, दूसरों को नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो सोडियम और क्लोरीन मिला के क्या बन जाएगा? NaCl। यस वेरी गुड, राइट आंसर क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। पर ये दोनों साथ में आए कैसे? बिकॉज ये दोनों में कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, कुछ तो ऑपोजिट चार्जेस थे दोनों के पास। आप लोगों को पता है ना, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो मतलब इसमें से कोई तो एक पॉजिटिव और कोई तो एक नेगेटिव होगा, समझ में आ रहा है? और नेगेटिव वो होगा जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, और पॉजिटिव वो होगा जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब सोडियम है, उसके ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज Na+, ओके, और जो क्लोरीन है वो है नेगेटिवली चार्ज Cl-। सो Na+ एंड Cl- दोनों में ऑपोजिट चार्ज है, उनके बीच में एक अट्रैक्शन होगा और एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज आयन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा सुनने में। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द कंपाउंड फॉर्म इज कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड। कंपाउंड फॉर्म इज कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड। समझा आप लोग को? क्या मैं फिर से एक्सप्लेन करूं? टेल मी। यस, वो जो पॉजिटिव है दैट इज कैटायंस और नेगेटिव एनायंस, और वो चेंज होता है एक्चुअली। यस, Na+ एंड Cl-। तो क्या हो गया? अपोजिटली चार्ज हो गया, इसलिए उन लोग दोनों के बीच में कुछ तो अट्रैक्शन होगा ना, दैट अट्रैक्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उससे क्या बनेगा? आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा वो दोनों के बीच में। और ऐसे कंपाउंड जो ऐसे बनते हैं इनको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड, ओके। सब बाउंस ना हिंदी में बोलूं? ओके चलेगा, मैं आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन करूं। Compounds. यस मैम, The अंडरस्टूड, compounds वेरी गुड। formed from two units, दिख रहा है? ओके, कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम टू यूनिट्स, एक रहेगा कैटायन, एक रहेगा अनायन, ओके। namely cation and anion, पॉजिटिवली चार्ज आयन कोई भी रहने, जो सोडियम की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ भी रह सकते, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कुछ भी, किसी पे भी अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो हो जाता है कैटायन, और जिसमें भी नेगेटिव चार्ज है उसमें उसको बोलते हैं एनायन। समझ रहे हैं? are called ionic compounds. The cation and anion being oppositely charged, there is an electrostatic force of attraction between them. समझा अभी ये क्या बोल रही थी मैं आप लोगों को? बिकॉज दे आर ऑपोजिटली चार्ज, कैटायन एंड एनायन, उनके बीच में एक अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। You know that this force of attraction between cation and anion is called as the ionic bond. The number of cations and anion in a compound and the magnitude of the electric charge on them is such that the positive and negative charges balance each other. As a result, an ionic compound is electrically neutral. समझा आप लोग को? थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है बट मैं आप लोग को समझा रही हूँ। आप लोग बैठ के खुद पढ़ने जाओगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। एटलीस्ट यहाँ पे आपको ये क्या बोलते हैं इसको, एनिमेशन में और टीचर के साथ थोड़ा तो समझेगा, दिमाग में जाएगा। जितने नेगेटिव चार्ज रहते हैं कंपाउंड में उतने ही पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, इसलिए वो पूरा एज अ कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैंसिल ईच अदर, सबको पता है। अलजेब्रा भी आप लोग करते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है ना। समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है। जैसे एक एटम में होता है, एटम में जितने प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आसपास घूमते हैं, ठीक है। तो वो प्रोटॉन अगर 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है तो मेरा एटम हो जाता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पर इसमें एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ गया या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो बन जाता है आयन, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, यानी कैटायन या फिर एनायन, ठीक है। Ionic compounds are crystalline in nature.
अगर आयोनिक कंपाउंड में ले लेती हूँ सॉल्ट, ठीक है, या फिर कुछ भी, तो वो कैसे दिखते हैं? सॉल्ट क्रिस्टल में रहते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में है वो। The surfaces of all the particles of a crystalline substance have a definite arrangement of ions in a crystal. ये बहुत आपको डिटेल में दिया है, तो समझो आप लोग को आयोनिक कंपाउंड का बेसिक्स आप लोग को समझ गया ना, ठीक है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट आज क्या करना है? मेटलर्जी करना है, ठीक है। ये सब जनरल प्रॉपर्टीज है आयोनिक कंपाउंड की। क्या रहेगा कि वो ज्यादा सॉल्युबल है, वो सॉल्युबल इन मतलब वाटर है, इनसॉल्युबल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो हमेशा जब भी कोई आयोनिक कंपाउंड बोलता है ना, मैं दिमाग में सिर्फ सॉल्ट का ही सोचती हूँ, ठीक है। आप लोग भी यही करो। ऑब्वियसली सॉल्ट क्या रहेगा? वाटर में सॉल्युबल है ना, ठीक है। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो गए जैसे क्लोरोफॉर्म, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? आप लोग के लैब में होंगे, वो आप लोग को समझ जाएगा, उसमें वो सॉल्युबल नहीं रहेगा। क्या? आयोनिक कंपाउंड। तो ऐसे बहुत सारी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो वो आप लोग देख लेना। हम लोग को आज क्या करना है? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बफर हो रहा है स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करूं और इज इट बफरिंग? 1 सेकेंड। यस मैम। ओके, आप लोग देख सकते हो ना मुझे, बट मैं आप लोग के कमेंट्स नहीं देख पा रही हूँ। ओके, तो अभी हम लोग को क्या करना है? मेटलर्जी करना है। Metallurgy, the science and technology regarding the extraction of metals from ores and their purification for the use is called metallurgy. ठीक है, मैं इसको आप लोग को एकदम अच्छे से डिटेल में समझाती हूँ। बस जस्ट आई विल गिव यू 2 मिनट्स का ब्रेक। ओके, 2 मिनट्स का ब्रेक, यू हैव टू बी राइट बैक विथ फ्रेंड्स। ओके, एंड मेटलर्जी हम लोग सीखेंगे, बिकॉज चैप्टर का हम लोग ने एकदम बेसिक डेफिनेशन एंड व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड्स एवरीथिंग वी सॉ, बट नाउ व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज व्हाट? मेटलर्जी। ओके, सो आई एम जस्ट गिविंग यू 2 मिनट का ब्रेक, टेक रेस्ट, पानी पी लो 2 मिनट के लिए। ओके, बंद करो, अब थोड़ी पढ़ाई भी कर लो। बस 5 मिनट और मम्मा। ऐसा क्या करूं जिससे इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आए? अब बनाएं अपने बच्चे की पढ़ाई को उनकी गेम की तरह इंटरेस्टिंग होम रिवाइज के साथ, जिसमें टेक्स्ट बुक का हर सेंटेंस बच्चे लैपटॉप या टीवी पर एनिमेटेड मूवी की तरह देखकर एंजॉय कर सकते हैं। होम रिवाइज, जो बनाए हर सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग कि आपको कहना पड़े। बस हो गई पढ़ाई, अब थोड़ा खेलने भी जाओ। होम रिवाइज, अब पढ़ाई हुई आसान। ये आजकल के बच्चे भी ना, क्यों, क्या हुआ? पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। जब देखो तब लैपटॉप लेकर गेम खेलते रहता है, बिल्कुल तुम्हारे इस आरव की तरह। कब से बस गेम ही खेले जा रहा है। वो गेम नहीं खेल रहा है, वो तो पढ़ाई कर रहा है। क्या? होम रिवाइज का ई लर्निंग स्टडी प्रोग्राम है। अब बनाएं अपने बच्चे की पढ़ाई को उनकी गेम की तरह इंटरेस्टिंग होम रिवाइज के साथ, जिसमें टेक्स्ट बुक का हर सेंटेंस बच्चे लैपटॉप या टीवी पर एनिमेटेड मूवी की तरह देखकर एंजॉय कर सकते हैं। होम रिवाइज, जो बनाए हर सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग कि आपको कहना पड़े। बस हो गई पढ़ाई, अब थोड़ा खेलने भी जाओ। होम रिवाइज, अब पढ़ाई हुई आसान। ये है संजू की माँ और ये है राजू की माँ। संजू, बहुत हो गया खेलना, अब थोड़ी पढ़ाई भी करो। राजू, बस हो गई पढ़ाई, अब थोड़ा खेलने भी जाओ। पता नहीं ये छाया राजू को कैसे पढ़ाती है कि वो पढ़ाई से हटने का नाम ही नहीं लेता। अब बनाएं अपने बच्चे की पढ़ाई को उनकी गेम की तरह इंटरेस्टिंग होम रिवाइज के साथ, जिसमें टेक्स्ट बुक का हर सेंटेंस बच्चे लैपटॉप या टीवी पर एनिमेटेड मूवी की तरह देखकर एंजॉय कर सकते हैं। होम रिवाइज, जो बनाए हर सब्जेक्ट को इतना डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करने का। So yes, is everyone here? Okay. ये सब आप लोग के कमेंट्स है ना? भोजपुरी लैंग्वेज में कैसे सिखाऊं मैं आपको? लिटरली भोजपुरी लैंग्वेज आती है क्या? नो, आई डोंट नो। व्हाट इज योर नेम? आई विल टेल यू लेटर। पहले तो मुझे बताओ, है सब लोग ना यहाँ पे? है सब कनेक्टेड? टेल मी, ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ, इज एवरीथिंग ओके? बताओ मुझे, ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ, आवाज आ रहा है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? देन वी कैन स्टार्ट फटाफट। ओके, मेटलर्जी।
टेल मी. Waiting for your comments, students. When? Yes, okay. Thank you बताने के लिए and then let's continue. तो हम लोग क्या देख रहे थे? अभी फॉर एग्जाम्पल आप लोग को पता है जब हम लोग का अर्थ आया एग्जिस्टेंस में तो हम लोग को पता है कि वेरियस टाइप ऑफ गैसेस वर फॉर्म्ड ऑन द अर्थ, राइट? वेरियस टाइप ऑफ गैसेस हम लोग को एटमॉस्फेयर में मिले, तो जमीन के अंदर भी तो कुछ हुआ रहेगा ना. अगर ऊपर ऐसा कुछ हुआ है कि मुझे ये सब मिला है, गैसेस मिले हैं, तो जमीन के अंदर भी तो कुछ तो चीजें हैं जो मुझे मिली है, ठीक है? तो जमीन के अंदर सब क्या मिला मुझे? मेटल्स मिले हैं. क्या मिले हैं? मेटल्स मिले हैं. अब मुझे ये जमीन के अंदर से निकालने हैं, ठीक है? अगर मुझे एयर में से कुछ लेना है तो मैं उसको इजीली ले सकती हूँ, ठीक है? मुझे वाटर में से कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, मैं निकाल सकती हूँ. जमीन के अंदर से निकालना एक डिफिकल्ट काम है या नहीं, ठीक है? एंड दिस प्रोसेस जिसमें हम लोग जमीन के अंदर से इंपॉर्टेंट चीजें निकालते हैं, मेटल्स निकालते हैं, ओके? और इसको हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी. ओके, सो व्हाट इज मेटलर्जी? द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ये पूरा एक साइंस का ब्रांच है रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जिसमें क्या होता है मेटल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं. आपको क्या लगता है ये सब जो मेटल्स है आपके आसपास, ये सब सोडियम, पोटेशियम या फिर जो भी मिनरल्स हमको मिलते हैं या फिर गोल्ड और आयरन और सिल्वर, ये सब आता कहाँ से? नेचर में. वेयर इट कम्स फ्रॉम? इट कम्स फ्रॉम वेयर? ओके, अर्थ के नीचे से आता है ना ये सब. माइंस होते हैं, मिनरल्स में से आता है, हम लोग मिनरल्स में से निकालते हैं इसको. ओके, यस केपी एडिटर, बट देन हम लोग ये वीडियो अपलोड करते हैं तो हम लोग का व्यूज बढ़ता है. ओके, सो वहां से हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं. ओके, फ्रॉम ओर्स. ओर्स क्या होते हैं? अभी मुझे समझो जमीन के नीचे से चाहिए आयन, ठीक है? अब मुझे आयन डायरेक्टली आयन के फॉर्म में मिलेगा क्या? मतलब ऐसे जा रही हूँ मैं, जमीन के नीचे खोदा मैंने और बहुत सारा आयन मिल गया. जमीन के नीचे खोदा मैंने, बहुत सारा एल्यूमिनियम मिल गया. ऐसा पॉसिबल है क्या? मुझे आयन मिल जा रहा है, मुझे एल्यूमिनियम मिल जा रहा है, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं. ये लोग कैसे रहते हैं? क्योंकि मेटल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं ना. क्या होते हैं? मेटल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो वो लोग ऐसे फ्री फॉर्म में नहीं मिलते मुझे, कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं. प्लस उनके साथ दूसरी ऑब्वियसली जमीन के अंदर कितनी सारी इम्प्योरिटीज होगी ना, दूसरे पत्थर होंगे या फिर सैंड पार्टिकल्स होंगे, सॉइल पार्टिकल्स होंगे. उसमें सिर्फ प्रॉपर मेटल तो नहीं मिलेगा. मैंने जमीन में हाथ डाला मुझे एल्यूमिनियम मिल गया, वाह. मैंने जमीन में हाथ डाला मुझे ये मिल गया. ऐसा पॉसिबल है क्या? इज इट पॉसिबल? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. मुझे पूरा मिक्सचर मिलता है. उसमें से अगर मुझे पता है हाँ मुझे ना यहाँ पे ना आयन, बस मुझे इतना पता था कि इस ओर में आयन ज्यादा है. और ये सब भी हम लोग ने 10th के स्पेस मिशन में पढ़ा था कि वो जो सैटेलाइट है हम लोग को बताती है देखो आयन ओर्स यहाँ पे है जमीन के अंदर. समझ में आ रहा है आप लोग को? अब मुझे पता चला यहाँ पे आयन ओर है. अब ओर मतलब उसमें दूसरी चीजें भी है, सिर्फ आयन नहीं है. तो वो ओर मैंने निकाला और उसमें से मैंने प्योरिफिकेशन किया और आयन को एक्सट्रैक्ट किया, प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया. तो एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, एवरीथिंग इज वी विल स्टडी इन व्हाट? मेटलर्जी. समझ में आ रहा है आप लोग को? फिर सब ये डेफिनेशन देते हैं. द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. कोई भी मेटल, जैसा अभी मैंने आयन का एग्जांपल दिया, एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम ओर, उसका एक पूरा ओर होगा यानी इंप्योरिटी के साथ होगा, उसमें से निकालना. एंड या प्योरिफिकेशन, फिर वो आयन को मैं प्योर करूंगी और फिर वो आयन से मैंने 10 बहुत सारी चीजें बनाऊंगी. ओके, आयन से मेरे आयन रॉड्स बनेंगे, फिर ये सब बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस होंगे वो आयन से. फॉर यूज इज कॉल्ड मेटलर्जी. अब समझा? अच्छी बात है, आप 11th में हो तो कर लो आप भी अटेंड. इज दैट अंडरस्टूड? Occurrence of metals. Most metals being reactive do not occur in nature in free state, but ओके, तो मैंने क्या बोला आपको? पहले ही बताया आपको ये मेटल्स क्या होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं. तो ऑब्वियसली मैंने बोला मेरे को सोडियम प्योर आयरन ऐसा तो मिल नहीं सकता है. मैंने हाथ डाला मुझे सोडियम मिल गया, मैंने हाथ डाला मुझे आयरन मिल गया. नॉट पॉसिबल. ये सब ना किसी चीज के साथ कंबाइन मिलेंगे मुझे. तो ये पढ़ने के लिए, ये समझने के लिए आपको वो समझना पड़ेगा. क्या? इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन. अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है तो मुझे जमीन के नीचे वो किस फॉर्म में मिलेगा? मेटल ऑक्साइड में मिलेगा ना. समझ में आ रहा है आप लोग को? किस फॉर्म में मिलेगा? वो मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा. मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल सल्फाइड, मेटल नाइट्रेट, ये सब के फॉर्म में मिलेगा. समझ में आया? फॉर एग्जांपल मैंने एल्यूमिनियम ले लिया तो एल्यूमिनियम मुझे सिर्फ डायरेक्ट एल्यूमिनियम नहीं मिलेगा, मुझे एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा, मुझे एल्यूमिनियम कार्बोनेट मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, आयरन सल्फाइड मिलेगा, आयरन नाइट्रेट. समझ में आ रहा है? आगे वो मेटल है प्लस पीछे उनके ऑक्साइड, उनके कार्बोनेट्स के फॉर्म में है. वो प्योर फॉर्म में नहीं है, कंबाइंड स्टेट में. कैसे है?
कंबाइंड स्टेट में है, ओके? but are found in combined state as their salts, such as oxides, carbonates, sulfides, and nitrates. ओके? However, the most कुछ मेटल्स है अनरिएक्टिव है, एकदम किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है? वो क्या हो गए? क्यों ये सब गोल्ड सिल्वर ये सब महंगे क्यों है? प्लैटिनम गोल्ड सिल्वर, पता है क्यों ये महंगे हैं? किसी ने कभी सोचा है कि दूसरे मेटल्स महंगे क्यों नहीं? क्यों गोल्ड की ज्वेलरी बना सकते हैं, क्यों सिल्वर ही हम लोग पहनते हैं? बिकॉज ये मेटल्स अनरिएक्टिव है, ये किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर आपने कोई दूसरा मेटल पहना और वो रिएक्ट कर गया तो हमारे अंदर की सॉल्ट से हमारे बॉडी में उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, तो हम लोग ऐसे कोई भी मेटल का नहीं पहन सकते। हम लोग यूजुअली गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम ये सब की ही ज्वेलरी क्यों पहनते हैं? समझ में आ रहा है आप लोगों को? बिकॉज इट इज अनरिएक्टिव। अगर मैंने यहाँ पे डाला है कुछ गिर भी गया उसके ऊपर तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। सोडियम तो मैं हाथ में भी लूंगी तो वो फट से रिएक्ट करके जल जाएगा, समझ रहे हो? सो इट इज नॉट सेफ। ओके, तो पहली बात तो इसलिए ये इतने महंगे हैं बिकॉज दीज आर कॉल्ड अनरिएक्टिव मेटल्स। यस, वेरी गुड विशाल, अनरिएक्टिव है फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये लोग ना किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली इनके ऑक्साइड्स भी नहीं बनेंगे। गोल्ड ऑक्साइड कभी सुना है? सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर कार्बोनेट नहीं सुने? सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम अपने प्योर फॉर्म में, समझ में आ रहा है? एकदम 24 कैरेट गोल्ड सुना है ना? ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? जो भी यहाँ पे है, शौर्य है, विशाल है और प्रतिभा, जो भी अपने यहाँ पे है, सब लोग लाइक किए हैं ना? ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? reactive metals that are not affected by air, water, and other natural factors like silver, gold, platinum generally occur in free state. ओके, वो सब कंबाइंड स्टेट में और ये फ्री स्टेट में, ठीक है? अभी नेक्स्ट आपको ये सब डेफिनेशंस आने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? हे मैम, आई एम न्यू सब्सक्राइबर इन दिस चैनल, सो मुझे ये पूछता है कि रोज लाइव लेक्चर होता है क्या? मैम, टुमारो कैन यू टीच साइंस पार्ट 2 चैप्टर 3 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग? ओके, ठीक है, मैं आप लोग को गूगल फॉर्म देती हूँ एंड देन आप लोग उसमें डाल देना। वैभव, आपको गूगल फॉर्म दूंगी ना तो उसमें आप डाल देना कि मुझे ये चैप्टर चाहिए। ओके, स्मिता देशपांडे, यू आर अ न्यू सब्सक्राइबर टू दिस चैनल, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि दीज आर फ्री लाइव इंटरैक्टिव लेक्चर्स विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। ठीक है, लाइव, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑब्वियसली आपको होम डिवाइस यूज करके आपको लाइव सिखाते हैं और आप लोग मेरे साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। आप लोग मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, यहाँ पे सब कुछ होता है। ये लेक्चर्स रोज होते हैं, जैसे आज साइंस का हो गया, कभी कोई और चैप्टर का होगा और हर स्टैंडर्ड के होते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? ठीक है, मेटलर्जी वाले यहाँ से जाओ, मत दिमाग यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, मिनरल किसको बोलते हैं? आपको समझ गया मेटलर्जी किसको बोलते हैं, आपको पता है कि चल गया। ओर किसको बोलते हैं? ओर मतलब वो पूरा एक साथ मिलेगा आपको आयन के साथ। ठीक है, अभी मिनरल किसको बोलते हैं? कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स दैट अकर इन नेचर अलोंग विद इम्प्योरिटीज। मेटल तो है ही प्लस इम्प्योरिटीज भी है, ये पूरे को मिला के हम लोग बोलेंगे मिनरल। ठीक है, मिनरल में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। किसमें से एक्सट्रैक्ट करने का है? मिनरल में से एक्सट्रैक्ट करना है। मिनरल क्या है? वो मेटल भी है उसमें, मतलब मेटल के कंपाउंड जैसे कि मेटल ऑक्साइड, कोई भी ऑक्साइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सब कुछ भी है और इम्प्योरिटी भी है। समझ में आ रहा है? दोनों चीजें उसमें। The compounds of metals that occur in nature along with the impurities are called minerals. The minerals from which the metal can be separated economically are called ores. Okay. Ores contain many types of impurities such as soil. अभी और में कौन सी इम्प्योरिटी रहेगी स्टूडेंट्स? थैंक यू सो मच, वेलकम। इवन यू आर न्यू, ओके। और में कौन सी इम्प्योरिटी रहेगी? अभी ऑब्वियसली मैंने बोला ना, हाथ डाल के मुझे डायरेक्टली मेटल तो नहीं मिलेगा। ठीक है, हाथ डाल के मुझे डायरेक्टली मेटल तो नहीं मिलेगा, तो मुझे उसके साथ कुछ तो इम्प्योरिटी भी मिलेगी ना। अब वो जमीन के नीचे से तो ऑब्वियसली उसके अंदर सॉइल रहेगा, सैंड पार्टिकल रहेगा, कुछ रॉक्स रहेंगे, पत्थर भी रहेंगे। ठीक है, सब कुछ बीच में रहेगा, तो उसको मुझे हटाना है उसमें से। ठीक है, और ऐसे इम्प्योरिटीज को बोलते हैं substances अभी आगे देखिए आप along लोग। with the metal compounds. These impurities are called gang. ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैंग। क्या बोलते हैं? या फिर गैंग्यू, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अब याद रहेगा। आप लोग ने अभी तक क्या पढ़ा? मिनरल पढ़ा, ओर पढ़ा, मेटलर्जी पढ़ा, गैंग्यू पढ़ा। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? विशाल, यू आर नॉट न्यू। सॉइल एंड रॉकी, सैंड, रॉकी सब्सटेंसेस, ये सब क्या है? इम्प्योरिटीज है। ये हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? मेटल चाहिए उसमें से। ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को?
Metals can be मैं क्वेश्चन extracted पूछूंगी from their आपको। ores by means of various methods of separation. ये हम लोग आगे देखने वाले The कौन process से of मेथड्स हैं। extraction of metal in pure state दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ से हम लोग मेटल, वो जो ओर हमको मिला है ना जमीन के नीचे से, वो यहाँ से डाल रहे हैं, ठीक है। वो इसके अंदर से पूरा प्रोसेस होके यहाँ से हम लोग को प्रॉपर मेटल मिल रहा है, यहाँ से जो नहीं चाहिए गंदा पार्टिकल्स यहाँ से निकल जा रहा है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन प्योर स्टेट, ये जो मेटल मिल रहा है ना प्योर स्टेट में, फ्रॉम ओर में से, इज अ पार्ट ऑफ मेटलर्जी। from the ores Okay. is also a part of metallurgy. Ores are taken out from the mines and the gangue is usually separated from the ये ores. माइंस देखे रहेंगे ना आप लोग ने, बहुत सारे, मैंने कोई तो मूवी में भी देखा है, बहुत जगह देखा है ये माइंस। खान बोलते ना, तो ये क्या है, माइंस क्या है, देखो इसके अंदर सब डालते हैं ये लोग, ये जाता है, प्रोसेस होता है, ये देखा रहेगा ना आप लोग। At the site itself by various methods. Then the ores are carried out to the place where metals are produced. There, metals are extracted in pure form. Then metals are further purified by different methods of ठीक है, पहले तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको प्योरीफाई करेंगे, क्योंकि हमको प्योर मेटल चाहिए, उसके साथ उनको रॉक सॉइल ये सब नहीं चाहिए। purification. ओके, This entire process is called metallurgy. so understood what is metallurgy? Okay, is that Basic understood? principles of metallurgy. Pure metal is obtained from the ore by the following stages. 1. Concentration of ores. The process of separating gangue from the ores is called concentration of ores. ओके, सो पहला हम लोग का बेसिक प्रिंसिपल में हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, ठीक है। मतलब क्या, ओर को कॉन्सेंट्रेट करना, मतलब क्या, दूसरी चीजें निकालना और सिर्फ ओर को रखना, ठीक है। पूरे वेस्ट गैंग वो सब निकाल देना है और सिर्फ ओर को रखना है, फिर वो ओर में से हम लोग मिनरल को इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, मेटल को। समझ में आ रहा है? तो पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कैसे करते हैं देखते हैं। In this process, the concentration of the compound of the desired metal is increased. Various ways are used for this purpose. However, exact way to be used depends upon the physical सब मेटल्स का अलग अलग होता है, ओके। application. Pollution are also considered. Some general methods for the concentration of ores are as follows. ओके, कहाँ चला गया? Basic ये मुझे चाहिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। follows. ये जो है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। बाय बाय। ओके, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, लाइक करो, ओके स्टूडेंट्स, देन आपके अंडरस्टैंडिंग के लेक्चर्स और होंगे, वरना नहीं होंगे। यस, वेयर वी वर, बेसिक प्रिंसिपल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, जो कॉन्सेंट्रेट करना मतलब वो जो गैंग पार्टिकल्स को निकालना और अच्छा माइंड रखना, मतलब अच्छा ओर रखना। तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस आते हैं, कैसे करते हैं वो? ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ और लीचिंग। ओके, ग्रेविटी सेपरेशन में भी दो टाइप है, विल्फी स्टेबल और हाइड्रोलिक क्लासिफायर, ठीक है। ये सब दिखने में अभी इतना डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप लोग याद करने जाओगे तो आप लोग इमेजिन करोगे कितना डिफिकल्ट लगेगा आप लोग को। समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, जब आप लोग याद करने जाओगे तो और डिफिकल्ट लगेगा, उससे अच्छा आप लोग यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, तो थोड़ा माइंड में बैठ भी जाएगा कि एग्जैक्टली कैसा होता है वो, ठीक है। तो पहले ग्रेविटेशन का देखते हैं, Separation based फटाफट देखते हैं क्या। particles of देखो ग्रेविटेशन के मतलब मैं अभी एकदम वर्ड टू वर्ड अभी आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। देखो ग्रेविटेशन की वजह से क्या होगा, जो हमारी चीजें ना नीचे सेटल होती है, ठीक है। ग्रेविटेशन की वजह से क्या होता है, चीजें नीचे सेटल होती है, ओके। अब जो मेरा मेटल है वो हैवी है, उसमें जो भी पत्थर या फिर सैंड पार्टिकल्स ये सब जो है वो है लाइट। समझ रहे हैं, हैवी और लाइट। तो वो हैवी और लाइट कैसे होगा, अभी पानी में मम्मी क्या करती है, ठीक है, पानी चावल भिगा के रखते हैं, ठीक है, और चावल में कुछ भी इंप्योरिटी रहेगी, कुछ भी ऐसे खराब पार्टिकल रहेगा, गैंग रहेगा, तो वो ऊपर आ जाएगा और मेरे चावल नीचे बैठ जाएंगे, फिर वो पानी को फेंकते हैं, फिर हम लोग वो चावल यूज करते हैं। एम आई राइट? गुड इवनिंग, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो वो चावल हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो उसी तरह अगर हम लोग वो मेटल को पानी में डालते हैं तो उसमें से हैवी है ना मेटल, तो ये मेटल हैवी है तो वो क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, और वो पानी में जो भी वेस्ट है वो सब ऊपर लाइट पार्टिकल्स फ्लोट हो गए। समझ में आ रहा है? तो दिस इज सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन of gangue Okay. by the Is gravitational that method. understood?
समझ में आ रहा है? लाइक processes to करो। carry out the separation are as follows. First, Wilfley table method. मैं इसको एकदम फटाफट In समझा this दूंगी आप method लोग of को। separation, the Wilfley table मैं डायरेक्टली ना आपको इस पे आती हूँ, यहाँ पे आती हूँ। as a result मैं अपने वर्ड्स में समझा रही हूँ, आप लोग प्लीज बाद में देख लेना, क्योंकि वी डोंट हैव टाइम कि मैं सब कुछ, वी हैव ओनली 10 मिनट्स, ओके, लास्ट 10 मिनट्स लेफ्ट। विल्फ्लेस टेबल क्या है? देखो हाँ, यहाँ पे ना ये जो वुड के ना ऐसे ऐसे वुड रखा हुआ है, ठीक है, एक के नीचे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, प्लेन नहीं है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लाइंड मतलब टेढ़ा, ठीक है, कैसा है? टेढ़ा है वो, ठीक है, टेढ़ा है और ऐसा वुड है वो, हाँ। और यहाँ से ना 3 ऐसे ये दिख रहा है आप लोग को ओपनिंग्स है, यहाँ से मैं अपना ओर डालूंगी, ठीक है, जो भी ओर है मेरा वो उसमें डालूंगी, और यहाँ पे बीच में एक पाइप है जिसमें से वाटर आएगा प्रेशर से, ठीक है। तो मेरा ओर ये वाटर के साथ आएगा यहाँ पे, ठीक है, वाटर के साथ यहाँ पे आएगा, और क्योंकि ये ऐसे खड़बड़ 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 बोलते हैं ना, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो पार्टिकल्स, और ये कंटिन्यूसली वाइब्रेट होते रहता है। वाइब्रेट होने की वजह से क्या होता है, वो जो लाइटर पार्टिकल है ना, वो पानी के साथ बह के आगे चले जाएंगे, और वो जो हैवी पार्टिकल्स है ना, वो देखो बीच में ना थोड़े थोड़े ऐसे ग्रूव्स है। ग्रूव्स समझ में आ रहा है आप लोगों को किसको बोलते हैं? ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ग्रूव्स है, तो वो जो नीचे खड्डे हैं, ग्रूव्स है, उसके अंदर हैवी पार्टिकल्स बैठ जाएंगे। और हमको पता है हैवी पार्टिकल्स क्या है? मेटल्स है ना, तो पानी के साथ लाइट पार्टिकल वॉश अवे हो जाएगा और हैवी पार्टिकल्स वो ग्रूव में बैठ जाएंगे। फिर हम लोग उसको अलग से निकाल सकते हैं और बोल सकते हैं हमें मेटल मिल गया है। ओके, क्या बोल रहे हैं आप लोग? इज दैट अंडरस्टूड? result, the lighter gang particles are देखो। carried away along लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर कैरीड अवे, ठीक है, और वो जो हैवी पार्टिकल है यहाँ पे बैठ जाते हैं। with the flowing water, ओके, while the heavier particles, in which proportion of minerals is more and proportion of gang is less, are blocked by the wooden rifles and get collected on the slits between them. बीच में स्लिट्स में कलेक्ट हो जाएगा। समझा आपको? Hydraulic separation ये क्या था? ग्रेविटेशन, ठीक है। सेकेंड इज हाइड्रोलिक सेपरेशन। इसमें क्या होता है देखो अभी आप लोग method. ऐसे मशीन देखे The थे आप लोग ने hydraulic बड़े बड़े separation इसमें? method is based on the working of a mill. There is a tapering vessel टेपरिंग similar to मतलब that ऊपर से used in ऐसा a आगे से grinding ऐसा। mill. It opens in a tank-like container that is tapered डायरेक्ट यहाँ per पे आते हैं। side. यहाँ से हम लोग ओर डाल रहे हैं, ओके। Finely ground ore is released in the tank. A forceful jet of water is introduced in the tank from the lower side. यहाँ पे उल्टा हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा था, हम लोग जेट ऑफ वाटर किधर से डाल रहे थे? ऊपर से। इससे पिछले जो हम लोग ने एग्जाम्पल देखा था उसमें हम लोग ने पानी ऊपर से डालता है, यहाँ पे पानी नीचे से आ रहा है, ठीक है। पानी कहाँ से आ रहा है? नीचे से आ रहा है। इज दैट अंडरस्टूड? तने अगर फिर से बोला तो मैं निकाल दूंगी आपको, ओके। एक और बार वो वर्ड आया तो। Gang particles are lighter and therefore they flow out along with the water jet from the outlet on the upper side of the tank. ओके, अभी पानी यहाँ से आ रहा है, पानी यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और वो यहाँ से निकल जाएगा। तो जो भी लाइटर पार्टिकल्स इसमें है वो ये सब यहाँ से निकल जाएंगे, और हेवी पार्टिकल विल सिंक एट द बॉटम। हेवी पार्टिकल्स विल सिंक एट द बॉटम, लाइटर पार्टिकल्स निकल जाएंगे यहाँ से। तो ये देखो, ये ट्रॉली आती है, यहाँ पे लाइट गैंग पार्टिकल्स निकल जाते हैं, और यहाँ से ये ट्रॉली आती है, इसमें से ये जो हेवी पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे और यहाँ से बाहर निकलेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? Yes, I understood, ma'am, with very easy methods. Thank you so much for all this. You are welcome, स्मिता। और ऐसे रोज लेक्चर्स होते हैं, यू कैन अटेंड एवरी लेक्चर, ओके। जो भी यहाँ पे समझ में आया आप लोग को, हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग मेटलर्जी देख रहे हैं। उसमें हम लोग अभी क्या देख रहे हैं? और जो कि जिसमें गैंग है, वेस्ट पार्टिकल है, सब कुछ गंदा गंदा है, हमको उसमें से अच्छा मेटल निकालना है, तो हम लोग को बहुत सारे प्रोसेसेस करने पड़ेंगे। एक प्रोसेस हमने देखा सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। इससे पहले हम लोग ने देखा पानी ऊपर से आता था, तो वो पानी के साथ क्या बैठ जाता है? लाइट पार्टिकल्स, और हैवी, क्योंकि मेटल हैवी होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? सेकेंड हम लोग अभी क्या देख रहे हैं? हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। उसमें पानी नीचे से आ रहा है, समझ में? उधर पानी ऊपर से आ रहा था, यहाँ पे पानी नीचे जेट मतलब एकदम प्रेशर से पानी आ रहा है, तो उसकी वजह से जो ये यहाँ से और आ रहा है ना, तो इसमें से जो भी मेटल है वो नीचे सिंक हो जाएंगे, और जो लाइटर पार्टिकल है वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे पानी के जेट के साथ। And get collected समझा? separately. It is Sadaf, okay? So easy way of understanding. Thank you, Priya. Are you late for the lecture? If you have understood it, whoever is here, if you are understanding it, give it a like, okay? At the same time,
The heavy particles of the ore are collected at the bottom from the lower side of the tank. In Understood? short, this method is based on the law of gravitation, wherein particles of the same size are separated by their weight with the help of water. समझा? सेपरेशन ऑफ सेम पार्टिकल्स ऑफ सेम साइज आर सेपरेटेड बाय वेट विद हेल्प ऑफ वाटर. वाटर से हम लोग को अलग अलग सेपरेशन मिलेगा. पानी में वजन चीजें एकदम नीचे होगी, हल्की चीजें बीच में एकदम लाइटर फ्लोटिंग पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे. तो ये है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक पार्ट. ओके, वो इतना डिटेल में नहीं करना है, सिर्फ ये याद रखना है. B. Magnetic हम लोग ने separation पहले क्या देखा? ग्रेविटेशनल सेपरेशन. सेकेंड अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन. method. Is that understood? This method requires an electromagnetic machine. The main parts of this machine are two types of iron rollers दिख रहे हैं and दो a आयरन conveyor रोलर्स. belt moving continuously around them. One of the rollers is non-magnetic while the other is electromagnetic. The conveyor belt moving around the rollers is non-magnetic, made up of leather or brass. The powdered ore is poured on the conveyor belt near the non-magnetic roller. Two collector vessels are placed below the magnetic roller. The particles of the non-magnetic part in अब समझा आप लोग को? ठीक है, अभी देखो ये बहुत सिंपलेस्ट है. यहाँ पे एक रोलर दिख रहा है आप लोगों को, कन्वेयर बेल्ट जो दोनों तरफ जा रहा है. ये नॉन मैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिक है. अब आपको पता है मेटल किसको अट्रैक्ट करते हैं? मैग्नेट मेटल्स को अट्रैक्ट करता है. ठीक है, क्योंकि ये नॉन मेटालिक है ये वाला, तो यहाँ से आने के टाइम वो तो चला जा रहा है सीधे सीधे, बट यहाँ पे क्योंकि वो मैग्नेटिक है वो यहाँ पे चिपक जा रहा है, यहाँ पे गिर रहा है. ठीक है, जब मेटल से कॉन्टैक्ट टूट रहा है ना, जब यहाँ पे गिर रहा है. और जो नॉन मैग्नेटिक चीजें है, मतलब हमारे जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल क्या रहेंगे? रॉक या फिर सॉइल पार्टिकल, ये सब ऑब्वियसली मेटल नहीं है ये, तो ये नहीं चिपकेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये मैग्नेट उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं ना मेटल को. तो मेटल यहाँ पे चिपक के यहाँ पे गिरेंगे, और जो नहीं चिपक रहे वो नॉर्मली यहाँ पे गिरते जाएंगे. समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से समझ गए और कभी नहीं भूलूंगा. दैट्स गुड. सब लोग ऐसे ही दिमाग में रखो. फिर इज अ पार्ट ऑफ ग्रेविटेशनल सेपरेशन. यस योग्यता. हाइड्रोलिक सेपरेशन ग्रेविटेशन का ही ऑब्वियसली, क्योंकि वाटर से और वेट की वजह से सेपरेशन हो रहा है. यहाँ पे भी सेपरेशन किसकी वजह से हो रहा है? मैग्नेट की वजह से. इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड. ओके, और में से चीजें आई, वो और में कुछ मेटल्स है, कुछ नॉन मेटल्स है. हमको मेटल चाहिए, तो इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे एक मैग्नेट लगा दिया. मेटल इसको चिपकेंगे और यहाँ पे आके गिरेंगे. ओके, और नॉन मेटल्स यहीं से गिर जाएंगे. तो इस तरह से हमको एक सेपरेशन मिल जाएगा. मेटल एक तरफ कलेक्ट हो जाएंगे, नॉन मेटल एक तरफ कलेक्ट हो जाएंगे. इज दैट अंडरस्टूड? वेलकम योगिता. ओके, ये हम लोग ने देख लिया मैग्नेटिक सेपरेशन. फटाफट देखते हैं. Froth flotation method. फ्रॉथ समझ में आता है ना आप लोग को? फ्रॉथ बनता है. अभी आप लोग झाग बोलते हैं ना जिसको, झाग. ठीक है, उससे कैसे हम लोग सेपरेशन करेंगे वो ये चैप्टर इसमें The देखेंगे. froth ओके, flotation method is based on the two opposite properties, hydrophilic and hydrophobic of the particles. ओके. हाइड्रोफिलिक, यस मिस, इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफिलिक मतलब क्या? वो वाटर के लिए, मतलब बोलते हैं ना अट्रैक्शन फॉर वाटर. और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से दूर जाने वाला. हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब उसको अट्रैक्ट करना, फोबिक मतलब दूर जाना. ठीक है, तो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड ये यूज करता है प्रॉपर्टी, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी यूज करता है. कैसे यूज करता है देखते हैं. Metal sulfides, due to their hydrophobic property, get wetted mainly with oil, but due to the hydrophilic property, the gangue particles get wetted with water. ओके, अब फॉर एग्जाम्पल मेटल सल्फाइड है, कुछ भी हम लोग ने ऐसे मेटल का मिक्सचर डाल दिया. इज दैट अंडरस्टूड? हाइड्रोफोबिक जो है ना, उसको पानी से प्यार नहीं है. समझ में आ रहा है? ऐसा समझो, पानी से प्यार. ओके, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लव. पता है आप लोग को? फिलिक मतलब लव होता है, और फोबिक मतलब उससे दूर जाना. हम लोग बोलते हैं ना फोबिया, हमको हाइड्रोफोबिया, वाटर से दूर जाते हैं हम लोग. ओके, तो जो हाइड्रोफोबिक चीजें है ना वो वाटर से दूर जाएगी. तो ऐसी चीजें किससे अट्रैक्ट होगी? ऑयल से. ऑयल और वाटर की प्रॉपर्टीज ऑपोजिट है ना, तो अगर वो वाटर से दूर जा रही है तो वो ऑयल से चिपकेगी, और जो चीज ऑयल से दूर जा रही है वो वाटर से चिपकेगी. समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोफोबिक विल गेट वेटेड विद ऑयल एंड हाइड्रोफिलिक विल गेट वेटेड विद वाटर. इतना समझा आप लोग को? नीड टू लीव. ओके, श्योर प्रिया, you can see the uploaded one also. By using these properties, certain ores are concentrated by froth flotation method. देखो कंटिन्यूसली ऐसे स्क्रॉल हो रहा है. The finely ground ore is put into a big tank containing ample amount of water.
पहले तो एक टैंक है जिसमें वाटर भरा हुआ है, उसमें डाल रहे हैं और एक ऐसे वो राउंड घूम रहा है, कैसे मिक्सर में कैसे घूमता है ना वैसा। Certain vegetable oil, such as pine oil, eucalyptus oil, is added in the फिर हम लोग ने water थोड़ा for the ऑयल डाल formation दिया। of froth. Pressurized air is blown through the water. There is an agitator rotating around its axis in the एजिटेटर समझ रहा है ना, मिक्सर को हम लोग एजिटेटर कहते हैं। flotation tank. The agitator is used as per the requirement फटाफट देखते हैं हम लोग। to the surface of water and अब क्या होगा, बिकॉज ऑफ दैट एजिटेटर वो जो एयर है ना, ये जो ऑयल पार्टिकल्स है ना, वो क्या हो जाएंगे, फ्रॉथ बन के ऊपर आ जाएंगे और ऑयल में क्या चिपका रहेगा, जो हाइड्रोफोबिक चीज है। तो ऐसा हम लोग को हाइड्रोफिलिक चीजें वाटर के अंदर मिल जाएगी और हाइड्रोफोबिक चीजें ऑयल के साथ ऊपर फ्रॉथ बन के आ जाएगी और वो हम लोग बाहर निकाल देंगे, वो फ्रॉथ को ऐसे बाहर निकाल देंगे। ठीक है, आपको पता है जब आप लोग खाना बनाते हैं तो कैसा ऑयल बाद में जब खाना पक जाता है मसाले में से ऑयल कैसे ऊपर आ जाता है। ठीक है, हम लोग वो ऑयल यूज करते हैं वो तो हम लोग, बट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वो ऑयल को निकाल देंगे ताकि हम लोग को वो चीजें बाहर निकल जाए जो हाइड्रोफोबिक है। ओके, यस, एनी ऑयल कैन बी यूज, बट ये लोग यूजुअली यूकेलिप्टस ऑयल ये सब प्रेफर करते हैं। this is why this method is called फ्रॉथ क्योंकि वो फ्रॉथ बनेगा ऑयल का, फ्लोटेशन क्योंकि वो फ्लोटो के ऊपर आ जाएगा, मेथड flotation process. समझा आप लोग को। Particles of certain sulfide ore float with a foam on water as they preferentially get wetted by the oil. For example, this method is used for the concentration of zinc blend, ZNS, and copper Okay. pyrite, CuFeS2. Internet, my friend. अभी हम लोग लीचिंग देखेंगे एंड देन वी विल एंड, क्योंकि ना अभी देखो यहाँ पे और भी बहुत सारे पॉइंट्स है। लीचिंग के बाद देखो यू कैन सी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, फिर उसमें से देखेंगे बॉक्साइट ओर से कैसे निकल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनिया, ये सब आप लोग ने किया है क्या? एल्यूमिना का आई थिंक आपने 9th स्टैंडर्ड में किया है, एम आई राइट? देखिए लीचिंग हमारे लिए न्यू है, तो पहले हम लोग लीचिंग देख लेते हैं एंड देन वी विल एंड। ओके, इट्स 5 ना। ओके, so let's see leaching and then we will end the chapter for today. Leaching. The first step in the extraction of the metals aluminium, gold and silver from their ores is the method of leaching. ये सब क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल दिख रहा है आप लोग को, गोल्ड सिल्वर ये सब कंपाउंड में नहीं, ये नॉर्मली हम लोग इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते In हैं। this method, the ore is soaked in a certain solution for a long time. The ore dissolves in that solution due to a specific chemical reaction. The gangue, however, does not react and therefore does not dissolve in that solution. So it can be separated. For example, concentration of bauxite, the aluminium ore, is done by leaching method. Here, bauxite is soaked in aqueous NaOH or aqueous Na2CO3, which dissolves the main ingredient alumina in it. ओके, तो हम लोग को जो मेन चाहिए ना वो डिसॉल्व हो जाता है। ओके, गूगल फॉर्म, ओके मैं भेजती हूँ 2 मिनट, आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा आपका गूगल फॉर्म, आपको भरना है ना। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही थी आप लोग को, लीचिंग में क्या होता है, हम लोग एक कुछ भी ऐसा सोल्यूशन लेते हैं जिसमें वो मेटल डिसॉल्व हो जाए। फॉर एग्जांपल मुझे अब यहाँ पे चाहिए मेरा एल्यूमिनियम डिसॉल्व हो जाए, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ऐसे सोल्यूशन में अगर एल्यूमिनियम डालूंगी, एल्यूमिनियम तो डिसॉल्व हो जाएगा, नीचे जो मेरे को गैंग पार्टिकल्स मिलेंगे, वेस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे, वो तो मैं फेंक दूंगी। ठीक है, और जो डिसॉल्व मिला है मेरे को वो सोल्यूशन में वो मेरा रहेगा एल्यूमिना। तो ऐसा करके लीचिंग प्रोसेस से मुझे मैंने एल्यूमिनियम को निकाल दिया। अंडरस्टैंडिंग? बस 2 मिनट रुको, मैं आप लोग को गूगल का फॉर्म भेज रही हूँ एंड देन वी विल एंड द लेक्चर। लीचिंग भी हो गया हमारा। ओके, हमारा बेसिक हम लोग ने देखा, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स देखा हम लोग ने, एक्सट्रैक्शन के बहुत सारे प्रोसेसेस देखे, ग्रेविटी वाला बेस्ड ग्रेविटेशन बेस्ड देखा हम लोग ने, और फिर फ्रॉथ फ्लोटेशन देखा, ऐसे बहुत सारे हम लोग ने देखे। तो समझा आप लोग को आज का चैप्टर? ओके, अगर मुझे टाइम मिलता है नेक्स्ट टाइम तो हम लोग ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर और रिडक्शन, ये जो प्रोसेस है ना ये वाला एल्यूमिनिया के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 36.37। ओके, हम लोग ये नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे देखने के लिए। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? सो एंड करें हम लोग लेक्चर आज का। ओके, नेक्स्ट क्लास अभी देखो 4th Feb की आपकी एक क्लास होने वाली है जिसमें आप लोग को क्विज राउंड एंड एवरीथिंग विल बी देयर, एक्टिविटीज विल बी देयर व्हेन
4th of Feb. Okay, so you can attend that lecture and it is for algebra. Understanding? It is for algebra class. ओके जस्ट आपको एक रिवीजन करके आ जाओ, देन मैम आपको ट्रिक्स देंगे, टिप्स बताएंगे, आपका क्विज होगा. ओके उसके लिए पहले आपको लेकिन क्या करना पड़ेगा, वो लेक्चर अटेंड करने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखने पड़ेंगे. यस मैम अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच, वेलकम. तो अभी समझा आपको क्या करना है, आपको अलजेब्रा के पहले के सारे लेक्चर्स देख के आने हैं और 4th of Feb को आपका एक क्विज राउंड होगा. तो हु ऑल विल बी देयर फॉर द क्विज राउंड, टेल मी. कौन अटेंड करेगा? क्विज राउंड होगा, उसमें टिप्स रहेंगे, ट्रिक्स रहेंगे, सब कुछ रहेगा, रिवीजन होगा पूरे अलजेब्रा का. ओके तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है. अभी से मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ पे डेट भी डाल देती हूँ. इट इज ऑन 4th of Feb. ओके बी देयर. चाहिए तो आप लोग मार्क करके रख लो इसको. मैम नाइस लेक्चर, थैंक यू. ओके सो एंड कर दूं मैं लेक्चर. बिफोर लीविंग सब लोग मेक श्योर जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है उन्होंने लाइक किया है, जिसने भी लेक्चर अटेंड किया है. इट इज सदफ. ओके जिसने भी लेक्चर अटेंड, यस यू विल अटेंड ना, एंड टेल योर फ्रेंड्स टू अटेंड टू. ओके उनका भी क्विज रहेगा, फिर देख सकते हैं कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है. वेलकम वेलकम. ठीक है तो आप लोग लीव करने से पहले लाइक कर दो. किसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इतने सारे लेक्चर होने के बाद भी, तो वो प्लीज आज सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो. और ये 4th Feb का ऑब्वियसली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा. इज दैट अंडरस्टूड? ओके सो बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे सेफ. ये लेक्चर को रिवाइज करके आना. पहले तो अलजेब्रा होगा, उसके बाद मैं भी ऐसे साइंस का कुछ रखने वाली हूँ क्विज. ओके नाम बताया ना, SADAF, Sadaf. Okay, I will attend, ma'am. Very good, Smita. Do attend the lecture. Okay. Bye, everyone. Take care.